हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज से हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर का नाम है क्या भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं भाई। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इन सब सारे कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिरकार कोई भी इकोनॉमी में इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। क्या भाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, पहले डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, और वो भी कौन से डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिमांड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बंदा अगर कुछ भी खरीदने का सोच रहा है, क्या कर रहा है, अगर कुछ भी विश कर रहा है, विश टू परचेज, ठीक है, विश टू परचेज, कोई परचेज सोच रहा है कि मेरे को ये खरीदना है, और अगर उसके पास उतना रुपया है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को खरीद सकता है, जैसे कि वो सोच रहा है कार खरीदने का, और कार उसके पास 10 लाख रुपया का, ठीक है, मतलब 10 लाख रुपया का कार है वो, तो अगर वो खरीदना चाह रहा है, अगर उसके पास परचेसिंग पावर है तो डिमांड क्रिएटेड है। तो डिमांड हमेशा किसके साइड से किया जाता है भाई, कंज्यूमर साइड से। कंज्यूमर डिमांड करता है, सिंपल सी बात है। तो जितना भी कंज्यूमर के द्वारा टोटल डिमांड किया गया, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एक तरीके से टोटल डिमांड जितना भी कंज्यूमर के द्वारा किया गया, मतलब द सम और द टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी गुड्स और जितना भी सर्विसेज का डिमांड किया गया है, ठीक है, इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया। और ये क्या बताता है, इट इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंस इंकर्ड, क्योंकि जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक तो डिमांड इनिशिएट होगा ही नहीं। हमने अगर खर्चा नहीं किया तो हमने एक तरीके से डिमांड को कभी भी नहीं किया जनरेट, सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर डिमांड को करना होगा तो हमें खर्चा करना होगा, कंज्यूमर को खर्चा करना होगा, और जितना सारे खर्चे को अगर जोड़ देंगे तो मतलब टोटल एक्सपेंस को अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आएगा, आएगा। एंड एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम लेवल। याद रखना यहाँ पर क्या बोला गया कि इनकम लेवल पर अगर इनकम बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड लोगों का क्या होता है, बढ़ता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो इनवर्सली रिलेटेड विद जनरल प्राइस, और जनरल प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम होगा, और अगर प्राइस घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो अगर देखा जाए इनकम यहाँ पर अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। तो अगर बोला जाए इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब दोनों उल्टा काम करता है। समझ में आया। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। बताता नहीं मैं, सुनील सर है इसलिए बता दे रहे हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि कोई बताए आपको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तो सुन लीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फेज क्या है हमारे पास। अब हमने देखा खर्चा। अब खर्चा इकोनॉमी में 4 ही लोग करते हैं। तो अगर देखा जाए जो एग्रीगेट डिमांड है 4 सेक्टर इकोनॉमी में आप लोगों के लिए बोला गया, ठीक है। वैसे 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड हमने बताया था ना कि एग्रीगेट डिमांड अगर 2 सेक्टर है तो C प्लस आई होगा। एग्रीगेट डिमांड अगर 3 सेक्टर है तो C प्लस आई प्लस जी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन करता है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है भाई, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर, मतलब अगर C है इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब कौन सा नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिमांड कैसे होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड ने डिमांड करा, तो वो बोल सकते हैं हाउस होल्ड डिमांड, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना है, हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर में होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, ठीक है, जो कि हम लोग 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ही तरीके से 4 ही सेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे इकोनॉमी में खर्चा करते हैं। सबसे पहले खर्चा जो करते हैं वो हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उस खर्चे का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा, उपभोग व्यय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय। उपभोग किया गया मतलब कंज्यूम किया गया, जो भी कंजम्पशन के लिए खर्चा हो रहा है दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। दूसरा किया जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल लो। क्या बोलेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर कौन करता है भाई? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्राइवेट, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे बिजनेसेस, जो बिजनेसेस होते हैं या जो फर्म्स होते हैं वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके चलते हैं, ठीक है, नाम यही है। अभी वो अलग चीज है, उसको इससे रिलेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो भी प्राइवेटली खर्चा किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये कभी भी इफेक्ट किससे होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, सिंपल सी बात है। सेम उसी तरीके से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल की क्षमता जो है वो एक तरीके से बढ़ती है और घटती है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो हमने जान लिया भाई, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसमें जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर हम लोग जानते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से सरकार डिमांड करती है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड करती है, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीजों का डिमांड करके चीजों को लगाती है कि नहीं, खर्चा करती है सरकार भी। तो खर्चे के सरकार को अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, जितना भी सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स और इंपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारा जनरली क्या निकलता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं, याद रखना यहाँ तीनों चीज। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या, मान लो कि सरकारी जो है वो फर्टिलाइजर बना रही है, तो फर्टिलाइजर के लिए जो रॉ मटेरियल ला रही है भाई वो एक तरीके से इंडियन फर्टिलाइजर जो कंपनी है भारत सरकार की, ठीक है, तो वो सब सारे। उसके बाद फोर्थ अगर देखा जाए तो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है भाई? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। तो अगर लास्टली देखा जाए एग्रीगेट डिमांड फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या लिखते हैं भाई? एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एन। समझ में आ गया? तो ये हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का एग्रीगेट डिमांड निकलता है। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत अच्छी बात है। अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट, तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट डिमांड में हमें समझ में आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड, ये जरूर याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, ठीक है, टू सेक्टर में। ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। याद रखना टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है भाई? हमारा एक तरीके से सी प्लस आई निकल के आता है, हाँ या ना? तो इसको आने वाले समय में फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये नोट करके इंपॉर्टेंट में कहीं लिख लेना। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान से इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई प्रोड्यूसर करता है या फिर सेलर करता है। तो मान लो जितना भी इट इज द वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस और अ नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। जितना भी सप्लायर के द्वारा, सारे सप्लायर के द्वारा जितना भी गुड्स एंड सर्विस, क्या बोला गया? जितना भी सप्लायर के द्वारा जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विस क्या किया गया भाई? प्रोड्यूस किया गया है। क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया है और उसको सेल करने के लिए तैयार हैं, उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। कि भाई एग्रीगेट सप्लाई, मान लो 50,000 करोड़ का सामान जो है हमारे देश में बना है और उसको बेचने की बात की जा रही है, मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई कितना होगा? 50,000 करोड़ का। और सप्लाई जो होता है हमेशा किसके साइड से होता है? प्रोड्यूसर साइड से या फिर सेलर साइड से, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने वहां देखा भाई एग्रीगेट डिमांड, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर, यहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई आता है। क्या आता है भाई? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हमने दूसरा नाम भी देखा अभी, क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? टोटल सप्लाई का नाम भी देते हैं, कि सारा सप्लाई अगर जोड़ दें तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई निकल के आता है। तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी के द्वारा डिनोट किया जाता है और एक है सेविंग। तो अगर बोला जाए, गलत नहीं होगा, कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? अभी मैंने बताया सी प्लस आई। सेम उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस होता है। आगे चलकर हो जाता है भाई सेविंग। जितना सेविंग बढ़ता है उसी से पता चलता है कि आपके देश में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो जिसके वजह से जो S इज इक्वल टू आई होता है और इसके जगह पर यहाँ पर देखो S के जगह पर क्या हो गया? आई आ गया। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। बस याद रखना कि एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट, टोटल सप्लाई दो तरीके से, एक तो कंजम्पशन पर निर्भर करता है कि कंज्यूम कितना किया एक्सपेंडिचर, और बाकी सेविंग। इन दोनों से क्या डिपेंड करता है या क्या निकलता है भाई? एग्रीगेट सप्लाई।
ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड तो मैंने बताया सी प्लस आई, और ये कैसे आया, एस इज इक्वल टू आई की वजह से, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे पूरा ग्राफ के तौर पर, बस यहाँ पर जनरल चीजें ये याद रखे चलना है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन कैसे फंक्शन करता है, तो अगर बोला जाए व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। मतलब क्या, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच के रिलेशन को कौन बताता है, कंजम्पशन फंक्शन। अब कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम और कंजम्पशन, अब सिंपल सी बात है भाई, तो जितना ज्यादा इनकम होगा कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा। इसी को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू एफ वाई। एफ मतलब फंक्शन, वाई का मतलब यहाँ हमेशा इनकम होता है, याद रखना इनकम को हमेशा इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट किया जाता है, और आई कभी भी आ गया तो आप लोग क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सी यहाँ पर क्या है भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसीलिए एक बार यहाँ पर समझ लो, एक बार पीडीएफ देख लो, ठीक है, समझ में पूरा आ जाता है कि नहीं। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस, यहाँ देखो C इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। सी ऑटोनोमस का मतलब क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन है भाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, इफ योर इनकम इज जीरो, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपका इनकम जीरो है और आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, एंड हैविंग सम कंजम्पशन, and having some consumption, that consumption is known as autonomous। जैसे अभी आपके पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप तो खर्चा तो कर रहे हो ना, कंज्यूम तो कर रहे हो, कुछ खा तो रहे हो, खाने पर खर्चा हो रहा है, that खर्चा is known as autonomous consumption। बी का मतलब होगा यहाँ पर marginal propensity to consume, याद रखना है। एमपीसी होता है, अभी बताऊंगा कि एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद वाई का मतलब यहाँ पर आपका इनकम के तौर पर देखने को मिलेगा। तो अगर बोला जाएगा कि भाई कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिकली कैसे डिनोट करते हैं, तो सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, और बी मतलब क्या, एमपीसी और वाई, याद रखना। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीजों का यहाँ पर, जो कि हमको समझकर चलना है। क्लियर हो गया यहाँ पर, अच्छा ये वाला YD अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। जो ये Y होगा ना, यहाँ पर YD का इस्तेमाल ज्यादा होगा, यहाँ पर टैक्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। YD का मतलब होता है कि डिस्पोजेबल इनकम, YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है भाई, वैसा इनकम जो हम खर्च करने के लिए रेडी हैं। आप कमा रहे हो कुछ पैसा, उसमें से कुछ पैसा टैक्स में दे रहे हो, मतलब अगर आप इनकम में टैक्स को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास वैसा पैसा बच जाएगा जो तुम खर्च करने के लिए रेडी होते हो। इनकम, आप टैक्स को खर्च नहीं कर सकते ना, टैक्स को तो देना ही पड़ेगा, हमने गवर्नमेंट बजट में ही पढ़ा था, टैक्स को देना ही। तो अगर इनकम से टैक्स को माइनस कर देते तो वो निकलता है हमारा डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम ही आता है यहाँ पर। बस वाई लिखोगे या YD भी लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैसा इनकम आएगा जो डिस्पोजेबल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम, हमने क्या देखा भाई, अल्जेब्रिकली क्या देखा, C इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस YD लिख लो या फिर Y लिख लो, बात बराबर है। Y को आपको क्या समझना, क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है, क्या भाई, डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स, जितना भी आपका इनकम है, और अगर टैक्स को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, डिस्पोजेबल इनकम। याद रखना, डिस्पोजेबल, ABLA कर दो, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्राफ, देखो क्या ग्राफ क्या बोला कि कंजम्पशन जो होता है आपका, इनकम बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप मान लो कि इनकम बढ़ता जाएगा, आप कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा क्या, नहीं। आप समझो, यहाँ दिमाग लगाना थोड़ा सा, मैं बहुत एक सरल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो। एक बंदे का इनकम पहले मान लो कि 1 लाख रुपया था, ठीक है, 1 लाख रुपया उसका इनकम था। अब इनकम था तो वो कंज्यूम करता था, मान लो कि 80,000, ठीक है, 80,000 खर्चा करता था। उसका इनकम मान लो कि 2 लाख रुपया हो गया, तो खर्चा को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, चलो मान लो 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया। लेकिन ऐसा कभी होगा कि जिस लेवल पर ये बढ़ रहा है उस लेवल पर वो अपने खर्चे को बढ़ाते जाए, नहीं होगा ना। एक समय ऐसा आएगा जब सेविंग स्टार्ट हो जाता है। कब होता है सेविंग स्टार्ट,
सेविंग स्टार्ट व्हेन द इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, कि जब इनकम, देखो ये इनकम का लाइन है, इनकम हमेशा 45 डिग्री पर बनेगा, इनकम आपका बढ़ते रहेगा भाई, लेकिन कंजम्पशन जो होगा एक ही समय तक बढ़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। देख रहे हो, कंजम्पशन जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ होगा। तो जो यहां से यहां गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई बात समझ में? तो कंजम्पशन इसीलिए हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि कंजम्पशन कभी भी, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, याद रखना, क्योंकि आप भूखे मर जाओगे ना फिर। कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, बस ये बात याद रखना है, कभी भी जीरो नहीं, इसलिए ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। और इन दोनों के बीच को हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल रहे हैं। फिर यहां से जिस पॉइंट पर, यहां पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो गया, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसके बाद जो लाइन है इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, और यहां पर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो अगर इस पूरे ग्राफ को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है तो आप इस 3 पॉइंट पर कर सकते हो कि शुरुआती स्थिति में हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, लेकिन जैसे ही कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाता है उसके बाद इनकम चाहे भले बढ़ जाए लेकिन कंजम्पशन हम लोग उस लेवल पर नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता ना, अंबानी 50 करोड़ कमा रहा है, 50 करोड़ खा जाता है क्या? नहीं खाएगा ना भाई। कंजम्पशन का एक लिमिट है, क्योंकि पेट तो आपका पहाड़ है नहीं, पेट तो पेट ही है, उतना ही खाओगे। एक समय आएगा जब शौक भी पूरा हो जाता है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा इनकम को रखना है, वाई एक्सिस पर हमेशा कंजम्पशन को रखना है। तो ये पूरा आपका डायग्राम होगा, जो कि आपको कंजम्पशन फंक्शन अगर कभी भी लिखने आ गया तो वो पहले कंजम्पशन फंक्शन का आप क्या करोगे, डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन देने के बाद अलजेब्रिक फार्मूला लिखोगे, उसके बाद फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के ये 3 लेवल को पॉइंट में करके लिख देना है। आपका 5 का 5 नंबर, 6 का 6 नंबर, 4 का 4 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे आ जाए भाई, आगे देखा जाए सेविंग फंक्शन। हमारा कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, सेम उसी तरीके से सेविंग फंक्शन भी होगा। सेविंग फंक्शन का अलजेब्रिकली भी होगा और ग्राफिकली भी होगा। अब समझो यहां पर क्या है सेविंग फंक्शन, अभी हमने बताया था ना, कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन। सेविंग फंक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। सेविंग और इनकम के बीच के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो याद रखना, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन, उसको हम लोग सेविंग फंक्शन बोलते हैं। अल्जेब्रिकली अगर देखा जाए एस इज इक्वल टू एस माइनस प्लस एस वाई, या एस वाई हम लोग लिखे हुए हैं, एस का मतलब यहां पर क्या है भाई, एस का मतलब सेविंग है। देखो इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है, एक याद करना, एस इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस डी वाई, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो बात बराबर है, बात बराबर कैसे है भाई, यहाँ पर एस ऑटोनोमस मतलब क्या है, यहाँ सेविंग है, मतलब लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सेविंग। तो नेगेटिव कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग। जितना हम मान लो कंज्यूम नेगेटिव में कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेविंग हो गया। माइनस एस भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एस इज इक्वल टू क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या है एस का मतलब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और यहाँ पर 1 माइनस बी लिखे हैं, तो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी, बी का मतलब, तो 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर हो जाएगा, एमपीएस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो चाहे वो फॉर्मूला लिख लो, बस याद रखना कि यहां पर एमपीएस आएगा, हाँ, प्रोपेंसिटी टू सेव, अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है भाई, यहां पर अगर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो माइनस माइनस एस ऑटोनोमस, ठीक है, प्लस यहां पर एमपीएस और बगल में क्या लिख देना, वाई। एमपीएस को यहां पर एस से डिनोट किया गया प्लस, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ ना, देख रहा हूं, सी ऑटोनोमस इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस होता है, देख रहे हो। तो यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे आगे नोट, इट शुड बी रिमेंबर दैट इनकम वाई इज द सम ऑफ द कंजम्पशन एंड सेविंग। यहां पर एक बात याद रखना, याद क्या रखना है भाई, कि वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है कि नहीं। जितना तुमने कंज्यूम करा और जितना तुमने सेव करा उन दोनों को प्लस कर दो तो इनकम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप याद रख सकते हो, आराम से याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला याद रख लो या ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जा भाई, इसका देखो, अब यहां पर देखो सेविंग यहां नेगेटिव जा रहा था, हाँ या ना, अभी हमने देखा ना सेविंग क्या हो रहा था भाई, सेविंग आपका नेगेटिव जा रहा था,
देख रहे हो, तो नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ 0 है भाई। आपका ये एक्स एक्सिस है, इनकम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेविंग है। तो सेविंग फंक्शन क्या हो रहा है, माइनस तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब शुरुआत में ये वाला जो पॉइंट होगा वो माइनस एस ऑटोनॉमस होगा कि नहीं, जो आपने सेविंग मतलब कंजम्पशन करी है और सेविंग उसमें नहीं करे, सेविंग नेगेटिव में, फिर सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर सेविंग स्टार्ट होगा जब आपका एक तरीके से इनकम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इनकम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो सेविंग स्टार्ट हो जाएगा, सेविंग स्टार्ट्स। और याद रखना सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनॉमस प्लस एस वाई। एस का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, एस का मतलब है एमपीएस, बस यहाँ याद रखना है, एस का मतलब क्या है, एमपीएस। तो ये फॉर्मूला और ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी। अभी जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जब 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे देखो भाई नेक्स्ट, अब आते हैं कंज्यूम। अब हमने देखा, अब आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो दो तरीके का, कौन कौन सा भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देख रहा हूं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले क्या, इट शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये क्या है, इनकम के लेवल पर कंजम्पशन कितना हुआ है, एवरेज कितना खर्चा हुआ है, उसको बताने का काम कौन करता है, एवरेज। लेकिन अगर इनकम और कंजम्पशन के लेवल के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हमने इनकम कितना बढ़ाया उसके हिसाब से हमने कंजम्पशन कितना बढ़ाया घटाया। लेकिन इसमें बस इट इज द रेशियो बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला याद रखना, एपीसी इज इक्वल टू होता है सी बाई वाई, ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। इसका मतलब द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी को हम लोग क्या बोले थे शुरुआत में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड द इनकम, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो मान लो कि 100 रुपया कमा रहा है और 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें से खर्चा कर रहा है मान लो कि 80 रुपया, तो इसका मतलब क्या होगा, कट गया 2 4 जा 2 5 जा, मतलब वो क्या कर रहा है 4:5 उसका क्या है रेशियो है, किस चीज का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रेशियो। देख रहे हो, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम, इनकम तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे आ जा भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल मतलब द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी, और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद रखना, ठीक है। और इसी में अगर एक चीजें याद रखना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, आगे चलकर बताऊंगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। यहां पर ऊपर सेव था तो सेविंग आ गया, कंजम्पशन था तो कंजम्पशन आ गया, समझ रहे हो। सेम उसी तरीके से अगर यहां पर देखा जाए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, अगर मान लो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रहता तो क्या करते हैं, एस बाई वाई, ठीक है, सेविंग बाई वाई। देख रहे हो दोनों इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों एक ही जैसा देखने को लगता है, यहाँ सी था तो सी बाई वाई, एस है तो एस बाई वाई, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना, नहीं एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस नहीं बोलेंगे हम लोग, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस, अगर इसको करना होगा तो 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, ठीक है, या फिर 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, ठीक है। चलिए आई होप सो यहां तक। तो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या था भाई, दो तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो दो चीज देखने को मिलता है सेविंग वाले प्रोपेंसिटी में। अब प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये जो है वो लेवल ऑफ सेविंग बताता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम के लेवल में कितना जो सेविंग है वो किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी इकोनॉमी में किया जा रहा है, उसी लेवल को बताने का काम कौन करता है, एक तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव। उसमें सबसे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट डू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव,
डायरेक्टली याद रखना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, यहाँ एस है तो ऊपर एस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, जब मार्जिनल की बात होगी तभी हम लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा एस और डेल्टा वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड द टोटल इनकम इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आपका इनकम कितना है और इनकम के हिसाब से आप कितना सेविंग को कर रहे हो, उन दोनों के रेशियो को ही एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो जनरल से फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था, उसको क्या लिखते थे भाई, सी बाई वाई, है कि नहीं। तो ये, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट नोट करके लिखना है, नोट करके क्या लिखना है भाई, एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है भाई, इज इक्वल टू 1, और यहाँ 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी, पहली बात, और 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये जो एपीएस है अगर निकालना है हमें एपीएस, तो ये एपीसी जाके माइनस हो जाएगा, और जब मेरे को एपीसी निकालना है तो एपीएस माइनस होगा 1। समझ में आया भाई यहां तक। चलिए आगे अगर देखो, नेक्स्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि भाई सेविंग कितना बढ़ा है इनकम के बढ़ने की वजह से। मान लो इनकम जो है हमारा पहले 50,000 रुपया था, ठीक है, अब हमारा इनकम जो 1 हो गया वो मान लो कि 60,000 हो गया, मतलब इनकम हमारा कितना बढ़ गया 10,000 का, मतलब चेंज इन इनकम डेल्टा वाई कितना हो गया मेरा 10,000 हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब 50,000 रुपए इनकम था तो हम 10,000 रुपए सेव कर रहे थे, अब एक तरीके से जब 60,000 रुपए इनकम हुआ तो हम 15,000 रुपए सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सेविंग कितना बढ़ा 5, मतलब डेल्टा एस कितना हुआ 5,000। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, देन वी कैन गेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर डेल्टा सी कितना आ गया हमारा 5,000, और डेल्टा डेल्टा वाई, डेल्टा सॉरी वाई यहाँ पर एस होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है भाई हमारा 5,000, और डेल्टा वाई हमारा कितना 10,000। ठीक है, तो 10,000 कितना हो गया 5 2 10, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा 0.5 आ जाएगा। समझ में आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर ठीक लिखा था चेंज इन सेविंग, वहां पर तो गलत लिखा हुआ था। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट, अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने क्या बताया 2 तरीके के रिलेशन याद रखना है। पहला रिलेशन आपको ये याद रखना है कि एपीसी और एपीएस ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज। ये क्या है, ये हमेशा नोट करके यहाँ लिखना है हमेशा कि ये ऑलवेज 1 के बराबर होता है। एक कब, जब एपीसी और एपीएस हम लोग एक तरीके से निकालेंगे 1 प्लस करके। अगर दूसरा रिलेशनशिप देखा जाए एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर, हमने क्या बताया भाई एपीसी निकालना है तो 1 माइनस एपीएस कर दो, अगर एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर दो। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है? समझ रहे हो, जैसे एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1, तो मान लो एपीसी निकालना है, इधर 1 है तो एपीएस उधर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जो कि आपको समझ के चलना है। सेम उसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ। हमने क्या क्या सीखा भाई अभी तक, अगर जनरली बोला जाए हमने क्या क्या सीखा, तो देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा, कितने फॉर्मूले सीखे फटाफट देखो। एक तो हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। फिर हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या सीखा भाई, हमने ये देखा कि एपीएस इज इक्वल टू होता है एस बाई वाई। ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले हैं जो कि आपको रटे होने चाहिए, टिप टू द पॉइंट। ठीक है, याद रखना है। एपीसी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई सी बाई वाई। हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, हमने ये देखा था क्या कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन डिनोट करते थे, तो C इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब B का मतलब यहाँ पर क्या था भाई, B का मतलब था यहाँ पर MPC था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था। फिर हमने देखा था सेविंग फंक्शन के बारे में, क्या देखा था भाई सेविंग फंक्शन, बहुत जरूरी है, इससे भी याद रखना। इज इक्वल टू क्या था S इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई, या फिर हम लोग 1 माइनस
1 माइनस बी को मतलब 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एमपीएस। तो डायरेक्ट यहां पर एमपीएस भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस बी के जगह पर हम लोग छोटा एस भी लिख सकते हैं, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे जो कि आपको देखकर चलना चाहिए। इसके अलावा हमने लास्ट में भी क्या देखा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1, और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1। ये ऑलवेज होता है, याद रखना है, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि सुनील सर ने बताया नहीं, ठीक है। हाँ, ये दोनों का मतलब जो होगा वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा कोई भी, मतलब 1 से 0 के बीच में ही ये घटते और बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे हम लोग, फिर आगे इसको नेक्स्ट में जब हम लोग वो करेंगे ना, क्या करेंगे बोलो, हाँ, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग एक तरीके से इसको देखेंगे। अब आगे देखो इन्वेस्टमेंट, याद रखना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा दो तरीके का होता है। एक तो भाई इनकम बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, एक होता है इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। दो चीज होता है भाई, इनकम के लेवल पर अगर देखा जाए, हमने देखा था एक और फॉर्मूला y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। y का मतलब हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या होगा इनकम, ठीक है, और c का मतलब कंजम्पशन हो गया भाई, और s का मतलब क्या हो गया सेविंग हो गया। तो ये देखा था, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि उस देश में लोगों का इनकम बढ़ रहा है लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, देन द इकोनॉमी इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए लोगों को खर्च करना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर लोग बहुत ज्यादा खर्च करें तो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होगा कि एक तरीके से प्राइसेस जो होंगे चीजों को वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। और जब मनी का सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा भाई मनी का सप्लाई ज्यादा, क्योंकि आपने ज्यादा खर्च करा, और ज्यादा खर्च करना भी एक तरीके से इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब देयर इज एडिशन मेड टू द प्रेजेंट ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर देखा जाए दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द कैपिटल एसेट एट अ इक्विलिब्रियम लेवल। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द, अगर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, संतुलन में, मतलब बढ़िया से चल रहा है, तब एक तरीके से सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इकोनॉमी में जितना सेव हो रहा है उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी है, एक तो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों के बारे में समझना, इसके ग्राफ को भी देखना है, देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है ऑटोनॉमस और दूसरा क्या होता है इंड्यूस्ड। अब व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जनरली पहले ऑटोनॉमस देखते हैं फिर इंड्यूस्ड देखेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब है एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या होगा, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या सेम है एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम। मतलब क्या, आपका इनकम चाहे बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू क्या सेम है या फिर कांस्टेंट है एट ऑल द लेवल, देन वी कैन कॉल इट एज अ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। याद रखना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, देखो ये हमारा क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, चाहे आपका इनकम 10,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 20,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 30,000 का हुआ, या 20,000 हो गया, या 30,000 हो गया, यहाँ हो गया 40,000, ये इनकम का लाइन है भाई। चाहे इनकम आपका कितना, या फिर इनकम का है घट क्यों ना रहा हो या बढ़ क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आती है इकोनॉमी में, देन दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आया। दूसरा देखो भाई, इसमें है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड, मतलब जब जब इनकम बढ़ रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जब जब इनकम घट रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे कि जब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से बढ़ रहा है, और जब इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तब ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमी में बोलेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कि इनकम इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर जब इनकम ये हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनकम बढ़ गया, मान लो 10 से 20 हो गया इनकम, तो यहाँ पर पहले 5 हो रहा था, अब मान लो कि 10,000 इन्वेस्ट हो रहा है, फिर आगे देखो सेम उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है कि नहीं।
और जो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग। याद रखना, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर सवाल थोड़ा सा पलट दे कि भाई बताओ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो उसका लाइन बनता है वो क्या होता है, क्या वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो लाइन बनेगा या जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बस ये बात याद रखना है। किसके भाई? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लाइन और स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू द, ये एक्स वाला एक्स के पैरेलल में है, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें अगर पूछ ले कि इसका स्लोप कैसा होगा, तो इसका स्लोप आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का अपवर्ड देखने को मिलेगा। जैसा सप्लाई में देखने को मिलता है ना कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपवर्ड स्लोप पे जब इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और जब इनकम घट रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। देन द स्लोप इज अपवर्ड, ठीक है। स्लोप कैसा है भाई? अपवर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला? इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज हायर, जो कि आप देख सकते हैं नोट में। द अबव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इसलिए बात किया जा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इन कंपेयर टू द इनकम, और इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देख रहे हो, हम लोगों ने देखा, सिंपल सी बात है, इनकम का रोल जो है सेविंग में बढ़ जाता है, क्योंकि इनकम नहीं होगा सेविंग नहीं होगा, इनकम नहीं होगा कंजम्पशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो सारे का लिंक जो है वो आपको इनकम है। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम भी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब इनकम जनरेट हो रहा है इसका मतलब वहां एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आगे देखो, नेक्स्ट आगे आते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब देखो शॉर्ट रन में क्या हुआ, देखो एक हमने, अगर आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हमने देखा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ा था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होता था? लेबर और कैपिटल में कैपिटल कांस्टेंट रहता था, लेबर बढ़ता घटता था। और लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ता घटता है जब बिजनेस को बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ाना होता है। तो यहाँ देखो व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन, के शॉर्ट रन में कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे, इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है जितना वो चाह रहा है उतना कैसे वो आउटपुट करे, सिंपल सी बात है। अब ये अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, उन्होंने बोला अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज शॉर्ट रन। मतलब क्या बोला गया? अगर लेवल ऑफ आउटपुट जो डिटरमाइन हो रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इकोनॉमी में कितना सामान बनेगा या कितना सर्विस बनेगा, वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। मतलब क्या? डिटरमाइन एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लो कि एम्प्लॉयमेंट जो है अगर कम है तो आउटपुट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या बोला कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेएम केनिस ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में कभी भी अगर छोटे समय में अगर इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है, इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा लेवल ऑफ आउटपुट को। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट मतलब सामान वगैरह बनेगा, सिंपल सी। तभी वो इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएगा शॉर्ट रन में। समझ में आया? तो यहाँ पर ये वर्ड जरूर याद रखना कि लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ क्या? एम्प्लॉयमेंट। आगे आते हैं व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट। हमने देखा आउटपुट के बारे में, देखा हमने इनकम के बारे में। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? अब इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं उतने ही लोग जो है बेचना चाह रहे हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगा, देन वी कैन कॉल इट एज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। समझ में आया? दोनों टर्म समझ में आना चाहिए। और ये भाई ऐसा चीज है कि आप जब तक दो बार नहीं पढ़ोगे नहीं मतलब याद नहीं होगा। वो आप सोचोगे एक बार में समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप एक बार दो बार पीडीएफ नहीं पढ़ोगे तब तक कोई चांस नहीं है। तो पीडीएफ आपको जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे पीडीएफ है, वहां पर देख सकते हो, नहीं तो आप लोगों को तो ग्रुप पे मिल ही जाता है, टेंशन ही नहीं है। इट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वॉट एवर द प्रोड्यूसर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस। देख रहे हो, मतलब दो लोग है, एक तो प्रोड्यूसर है, समझो यहाँ पर ये मान लो कि चुटकी क्या है भाई? चुटकी प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्या बना रही है? टॉय बना रही है, मान लो खिलौना बना रही है। और एक मान लो कि यहाँ पर मोटका है, ठीक है, क्या नाम है इसका? मोटका।
मोटका, मोटका जो है वो क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर हैं और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं। अब जितना भी प्रोड्यूसर इंटेंड कर रहा है बेचने के लिए, जितना सामान बनाना चाह रहा है और जितना बेचना चाह रहा है और उतना ही लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड करेगा कंज्यूमर, सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर। तो मोटकू और जो छुटकी है उन दोनों में क्या हो गया, सुलह हो गया, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे हम लोग, आउटपुट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि इट सिग्निफाइज दैट व्हाटएवर प्रोड्यूसर इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जितने भी प्रोड्यूसर है, हमने एक प्रोड्यूसर का नाम लिया, एग्रीगेट जो सप्लाई होता है वो सारे प्रोड्यूसर को मिलाकर बनता है, तो जितना इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायस इंटेंडेड टू बाय, जितना सोच रहा है बायस के हम खरीदेंगे। गॉट इट, ठीक है। चलिए बकरी वाला गॉट नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट या आउटपुट इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन इसको डिटरमाइन करने का दो तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से, ठीक है, याद रखना है। पहला कौन सा अप्रोच है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से। चलो इसी को कर लेते हैं पहले, फिर दूसरा जो अप्रोच है वो आपका S इज इक्वल टू आई के अप्रोच से। तो दो अप्रोच होता है, बस याद रखना। क्या मैंने बोला, फिर से समझा दे रहा हूं भाई, कि अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट करना है तो आपको दो अप्रोच से करना होगा, एक S इज इक्वल टू आई, ठीक है, और दूसरा होगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कभी भी आएगा ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है वो कितने अप्रोच से होता है, दो अप्रोच से, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है, और जब S इज इक्वल टू आई होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहां समझो, यहां पर सबसे पहली बात एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, है कि नहीं। जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है कि एक देश का कितना इनकम होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करता है कि कितना डिमांड और सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, वही डिटरमाइन होता है कौन सा, द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब देखो अब डिमांड और सप्लाई होगा ही नहीं तो लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ आउटपुट, किसी का इनकम ही नहीं होगा और कोई एक तरीके से खर्च ही नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट तभी होगा ना जब लोग ज्यादा खर्च कर रहा है, लोग ज्यादा खर्च कर रहा है इसका मतलब ज्यादा सामान बनने वाला है, ज्यादा सामान बनेगा मतलब लोगों को ज्यादा काम चाहिए, और ज्यादा काम चाहिए मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के लेवल पर ही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। इसको डायग्राम के हिसाब से देखो, बस ये पॉइंट और ये वाला डायग्राम याद रखना है, बस दोनों चीज हमने बता रखा है भाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का डायग्राम। सप्लाई का क्या बताया था और डिमांड का क्या बताया था। देखो डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई यहां पर हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई क्यों बोला गया यहाँ पर, हमेशा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है एक तो हमारा C प्लस एस होता था, अब मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई के बराबर, कि जितना ज्यादा जो सप्लाई होगा उतना ज्यादा इनकम बढ़ेगा, जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा इनकम, जितना कम सप्लाई होगा उतना कम इनकम। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकम वगैरह सारा डिपेंड करता है कि एक देश में अगर बिजनेसमैन नहीं है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है तो कभी भी उस देश का इनकम नहीं बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है कि जब तक कुछ बनेगा नहीं तब हम काम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक तो ये याद रखना है। तो देखो 3 स्थिति है, पहला, और दूसरा क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई। इसका लाइन यहां पर हो रहा है क्योंकि सप्लाई तो आपको जीरो से करना ही करना है, सप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन डिमांड हो सकता है कुछ समय तक वो ना करे, लेकिन एक समय के बाद जो होगा डिमांड बढ़ेगा कि नहीं। तो शुरुआती स्थिति में अगर देखा जाए सेविंग इज, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इन कंपेयर टू सेविंग, ठीक है। उसके बाद इस समय पर क्या हो रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इस जगह पर हमारा क्या हो रहा है, इस जगह पर ये बाद में सेविंग ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो होगा जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है
तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेविंग के अप्रोच से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सेविंग से ज्यादा अच्छा है कि आप क्या लिखो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, और जब ये दोनों सप्लाई होता है अपने आप बराबर, तो एस इज इक्वल टू आई अपने आप ही हो जाएगा। कौन, ना ना, ये पैरेलल नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, पैरेलल नहीं। तो याद रखना है, ठीक है, ये पैरेलल कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों पैरेलल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि यह कंजम्पशन है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहता तो हो सकता था, लेकिन कंजम्पशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जनरली आपको ये लिखना है, क्यों, क्योंकि हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे अगर देखा जाए तो व्हाट डू मीन बाय एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। एस इज इक्वल टू आई सेम चीज बनेगा भाई, बस यहां पर हम एस इज इक्वल टू आई को डिनोट करेंगे। आई को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑटोनोमस। आई को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑटोनोमस। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने क्या बनाया, ऑटोनोमस बनाया। और सेविंग का, जब सेविंग वाला हम बता रहे थे जब डायग्राम, तो उसमें हमने बोला था नेगेटिव सेविंग होता है ना, माइनस एस ऑटोनोमस होता है, जीरो से नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग नहीं होता, जब कंजम्पशन करते जाते हो इनकम कुछ होता नहीं तो नेगेटिव सेविंग नहीं होता। नेगेटिव में, हाँ, तो उसको नेगेटिव डिनोट कर दो आप। सेविंग, अब आपका मान लो कि बचत हो ही नहीं रहा है, आप इनकम से ज्यादा खा रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव तो सेविंग कर रहे हो ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जीरो से ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन एस, और यहाँ पर एस इज ग्रेटर देन आई। क्लियर हो गया। और यहाँ पर अगर देखने मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है भाई, एस इज इक्वल टू आई हो रहा है, हाँ या ना। ये सेविंग वाला लाइन है, और ये हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट वाला लाइन। इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द प्लान्ड प्लानिंग इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। वहां तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था, यहाँ क्या है, जब जितना भी प्लान्ड सेविंग था, क्या बोला गया, जितना भी प्लान्ड सेविंग था अगर वो इक्वल टू हो जाता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान करा था, तो वो हमारा क्या निकल के लेके आता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आता है। किसके तौर पर, एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच के हिसाब से। बस यहाँ पर एक ही, दोनों में डिफरेंस है भाई, यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, लेकिन उसके हिसाब से जिस पॉइंट पर इनकम कौन ये बराबर हुआ किसका, या फिर एस इज इक्वल टू आई बराबर हुआ, इन्वेस्टमेंट आई के बराबर हुआ, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप कभी पीडीएफ तो पढ़ते नहीं होगे तुम लोग, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, तो एक तरीके से आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो हमारा क्या है भाई, एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच से इक्विलिब्रियम हुआ है वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम का शिफ्ट भी हो सकता है क्या, आगे और पीछे भी हो सकता है क्या। हमने तो देखा भाई कि दो तरीके से इक्विलिब्रियम हम प्राप्त कर सकते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एक एस इज इक्वल टू आई। और एस इज इक्वल टू आई में नेगेटिव आया, उसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो कि शिफ्ट कैसे हो सकता है इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट देखना, इन एन इकोनॉमी अगर द फ्लो ऑफ इनकम चेंजेस ड्यू टू द इंजेक्शन एंड विड्रॉवल, ठीक है, विड्रॉवल्स इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने बताया था जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इंजेक्शन और विड्रॉवल, इकोनॉमी से पैसा निकलना और इकोनॉमी में पैसा आना, दोनों एक तरीके से। जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है वो इंजेक्ट हो रहा है, जो इकोनॉमी से निकल रहा है वो विड्रॉ हो रहा है। तो ये जब होगा, मान लो कि फ्लो ऑफ इनकम की वजह से इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, या फिर एक तरीके से विड्रॉवल हो रहा है, तो विड्रॉवल में क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका पैसा कम हो रहा है। तो इंजेक्शन बूस्ट द फ्लो ऑफ इनकम, तो क्या होगा, यहां पर इनकम बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा भाई, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से इनकम जो है वो बढ़ा है, मतलब पैसा बढ़ गया। अब पैसा बढ़ेगा तो ज्यादा एक तरीके से इनकम का जनरेशन का स्रोत जो है निकल के आएगा। एंड कॉजेज अ पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसके वजह से एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट निकल के आएगा इकोनॉमी में। जब इनकम लोगों का बढ़ता है तो इकोनॉमी में पॉजिटिव वाइब निकल के आता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरा अगर देखा जाए कि अगर ऑन द अदर हैंड अगर विड्रॉ किया जाता है पैसा, ठीक है, पैसा निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है इकोनॉमी से, द फ्लो ऑफ इनकम जो होगा वो क्या कॉज करेगा भाई, द फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर, नेगेटिव मल्टीप्लायर होगा ना, उतना पैसा मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा को हम इकोनॉमी में छोड़ ही नहीं रहे, हमने वहां से ले लिया। तो वहां इनकम कब बढ़ेगा भाई, या फिर मल्टीप्लाई कब होगा, जब वहां पर इनकम रहेगा,
तभी ना हम पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, वो वहां खर्च कर रहा है, वो वहां खर्च कर रहा है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब विड्रॉवल होगा तब एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर दो चीज हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले याद रखना है कि इकोनॉमी में अगर इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंजेक्शन हो रहा है तो हमारा फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है। सबसे पहला ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है, और फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट काम में आएगा। मतलब क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा, और जब इनकम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर, पहला नोट करके पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि जब लीकेज होगा, ठीक है, लीकेज होगा, लीकेज का मतलब या फिर विड्रॉवल कर लो, ठीक है, विड्रॉवल कर लो, विड्रॉवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, हमारा फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है। और जब फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो इनकम भी कम होगा, इनकम कम होगा तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है, तो लोग खर्चा ही नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट कभी भी पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहां पर पैसा कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ में? लेकिन यहां पर सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो आपके पास सबसे नीचे है, इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ इंजेक्शन एंड सेविंग इज ट्रीटेड एज अ विड्रॉवल। जब कोई भी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम पैसा क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में डाल रहे हैं। हमने मान लो कि 5 लाख का शेयर खरीदा, मतलब इन्वेस्ट करा, तो वो पैसा इकोनॉमी में गया, उसका इस्तेमाल कौन करेगा भाई, कंपनी जो करेगी, करेगी वैसा ना, उसको आरती उतारेगी। तो इसका मतलब पैसा का फ्लो ऑफ मनी वहां पर बढ़ा, देख रहे हो। तो इंजेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट, बस यहां पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, हमें कंफ्यूजन होता है उस वक्त। और दूसरा अगर सेविंग बोला जाए, सेविंग क्या होगा, अगर हम पैसा को क्या कर रहे हैं, बैंक में इकट्ठा करके रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, खर्चा कर ही नहीं रहे, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, तो वो क्या हो गया हमारा विड्रॉवल, विड्रॉवल या फिर लीकेज। वो वाला छोड़ो ना, विड्रॉवल यहाँ इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो पैसा नहीं कि इकोनॉमी से वहां से पैसा निकालना, पैसा निकाल के हमने अपने बैंक में रख लिया, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। बैंक लोन देता है, आपका पैसा कब तक लोन दे पाएगा, कितना पैसा लोन देगा, आप तो कभी भी उसको निकाल लोगे ना, या उसको आप मान लो कि निकाल के आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपने विड्रॉ कर लिया ना, फिक्स डिपॉजिट का पैसा बहुत कम समय इस्तेमाल किया जाता है, वो जब मनी सप्लाई 1 2 3 बताया था ना मैंने, उस समय जब जरूरत पड़ती है तब, लेकिन वैसे जनरल फ्लो में इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना वो बैंक, समझ रहे हो। तो चीजें एक तरीके से नेगेटिव फ्लो में जाती ही जाती हैं। अगर देखो यहाँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, दो तरीके से इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों को याद रखना है कि भाई इक्विलिब्रियम कितने तरीके के, दो तरीके के, कौन कौन से, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जब S इज इक्वल टू I along with a fuller utilization of labor force and the economy is said to be a full employment। मतलब क्या है, किस सिचुएशन में इकोनॉमी को हम लोग बोल सकते हैं कि वह फुलर एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर बोला फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ऐसी कोई स्थिति है, और अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स है, मतलब लेबर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, लेबर फोर्स का यूटिलाइजेशन सही से किया जा रहा है, जितने भी लोग हैं उनको उतना काम मिल रहा है जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, तो फुलर यूटिलाइजेशन। अंडर क्या हो गया, बट देखो यहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और S इज इक्वल टू I होगा, लेकिन जो लेबर फोर्स है विदाउट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, यहां पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स इज नॉट फुलर, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स इज लेस, लेस लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर नॉट फुलर। ठीक है, इज नॉट फुलर मतलब वहां पर लेबर फोर्स को हम पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सारे काम मिल पा रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और S इज इक्वल टू I बराबर है, देन वी कैन कॉल इट एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है ये समझना। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द अमाउंट विच द इनकम विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोला गया भाई कि जो मल्टीप्लायर होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इनकम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या मैंने बोला, इट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द इनकम एंड चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम के बीच के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद रखना कि 3 फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई पहला, दूसरा है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड व्हाट डू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद अगर 1 माइनस एमपीसी है तो 1 माइनस एमपीसी हमारा क्या हो जाता है, एमपीएस। तो एमपीएस के बराबर है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम k इज इक्वल टू 1/MPS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, एक तो भाई मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ उसके हिसाब से इनकम कितना बढ़ा या घटा। दूसरा जो मल्टीप्लायर है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तीसरा जो है k इज इक्वल टू 1/MPS। ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और एमपीएस का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, कि इनकम कितना बढ़ा और घटा उसके हिसाब से सेविंग कितना बढ़ा और घटा। इसको एग्जांपल के तौर पर समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे समझो एग्जांपल में ये बोला गया कि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट मेक्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। सरकार ने कितना करा, न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करा भाई, 1000 करोड़ का करा कि नहीं करा। अब 1000 करोड़ का करा, ठीक है, एंड द एमपीसी एज्यूम टू बी 0.75 और एमपीसी कितना है भाई 0.75। ये एज्यूम मतलब मान लो कि क्वेश्चन में ये आ गया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका इतना है भाई। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इतना है और सरकार ने एमपीसी या जो इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होने वाला है, जो इस पूरे इन्वेस्टमेंट का कंजम्पशन होने वाला है वो 0.75 का होने वाला है। हमें फॉर्मूला पता है भाई k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मतलब 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/1/0.25। ठीक है, इनको एक तरीके से अगर हम माइनस करेंगे 1 से 0.75 को तो क्या आएगा 0.25। पॉइंट हटाएं, ऊपर गया 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0, फिर 25 4 जा, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू 4 आया। हाँ या ना, k का वैल्यू 4 आने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट कितना करा, हो जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट 4000। ये कैसे होगा, इसको दूसरा एक तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो k का वैल्यू कितना है भाई बोलो 4 है। डेल्टा y निकालना है कि भाई हमारा इनकम कितना चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 करोड़, ये 1000 इधर से इंटू होगा तो चेंज इन y निकलेगा कि नहीं निकलेगा 4000 करोड़। तो सिंपल सी मतलब ये है कि 1000 इन्वेस्टमेंट बढ़ा और घटा या फिर बढ़ा, उसके वजह से हमारे देश में इनकम कितना बढ़ेगा 4000 करोड़ का। इसका ये मतलब है। आई बात समझ में। तो अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीसी अपने आप में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक, हाँ भैया क्लियर। चलिए आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या है इसका डायग्राम, किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अभी हमने क्या देखा भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के होता है भाई और ऊपर डेल्टा वाई होता है, नीचे डेल्टा आई होता है। अगर सब में देखो जैसे कि एमपीसी में देखो, एमपीसी में डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वाई नीचे आ रहा है, देख रहा हूं इसमें क्या है वाई नीचे आ रहा है। एमपीएस में देखो जो वाई नीचे आएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये सब जैसे एपीसी देखो, एपीसी इक्वल टू होता है सी बाई वाई, वाई नीचे आ रहा है। एक लौता जो मल्टीप्लायर है उसमें आपको y ऊपर देखने को मिलेगा, तो अपने आप में यूनिक है, तो इसीलिए पूछा जा सकता है भाई। अब यह समझो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। हमने देखा था कि भाई ये हमेशा इनकम होता है, ये पार्ट वाला पार्ट, और ये हमेशा क्या होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट
सप्लाई का। अब सोचो पहले ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर जाता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम होता है। इनकम मैंने बताया कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री। और हमेशा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसका फॉर्मूला C+S होगा इज इक्वल टू वाई होगा। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। इनकम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। हमने एग्रीगेट डिमांड करा इतना, मान लो पहले एग्रीगेट डिमांड यहां पर करा, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर था, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम यहां पर था इकोनॉमी, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था। लेकिन हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या घट जाता है तब क्या होता है। तो देखो भाई इन्वेस्टमेंट देखो, पहले यहां पर देखो, यहां समझो, अभी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, यहां से यहां बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था, C+I, है या ना। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट सरकार ने 1000 करोड़ बढ़ा दिया, तो 1000 करोड़ बढ़ाया तो ये इन्वेस्टमेंट का लाइन ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या, पहले तो C+I, पहले जो था डिमांड था ही। डिमांड कब होता है भाई, जब खर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो था पहले वो डिमांड था ही, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ बढ़ा दिए, तो पहले जो भी डिमांड था अब डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो पैसा खर्च ही होगा ना इकोनॉमी में। अरे जितना ज्यादा खर्चा होता है उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है भाई। तो इसका मतलब जो ये वाला लाइन बना वो हमारा C+I+ΔI, तो ये हमें पूरा शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का परफेक्ट ये डायग्राम है जो कि आप समझ के चल सकते हैं, ठीक है। याद रखना कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर पूछेगा बढ़ या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम, तो आप इसको बढ़ाकर दिखाएंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितना हुआ, देख रहे हो। आई बात समझ में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी हमने देखा भाई मनी, अब मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, K = ΔY/ΔI, एक ये फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। एक होता है 1/1 माइनस, तो देखो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है कि नहीं है, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मतलब क्या होता है, अगर एमपीसी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हायर द मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा, इनफैक्ट द मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हमने बताया K = 1/1 माइनस एमपीसी। ये जरूरी याद रखना है कि अगर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके किसके बीच में रहता है, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में, ठीक है। मतलब एमपीसी एंड K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हम लोग बोलकर चलेंगे। सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ के चलना है, हाँ या ना, समझ में। एमपीसी बढ़ा मल्टीप्लायर भी बढ़ा, एमपीसी घटा मल्टीप्लायर भी घटेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमने क्या देखा, K = क्या होता है भाई, 1/1 माइनस एमपीसी, और ये 1 माइनस एमपीसी किस में बदल जाता है, एमपीएस में, होता है कि नहीं। तो 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है, एमपीएस। याद रखना, ठीक है। और याद नहीं रख रहे हो तो कोई याद नहीं दिला सकता है, ठीक है, कोई नहीं बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। रोते रह जाओगे, एक नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं, ठीक है, और खास करके आईएससी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर जाकर देख लो क्या लेवल होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें गांठ बांध कर चलनी है कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए रादर देन रटिफिकेशन। रटिएगा 2 दिन में भूल जाइएगा, कोई फायदा नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और जो K के बीच में उल्टा संबंध है, देख रहे हो, यहां पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं है, तो ये उल्टा है कि नहीं। जस्ट किसी को अगर एमपीएस, मान लो कि यहाँ K = एमपीएस लिखते हैं, अगर इसको उल्टा कब बोलते हैं हम लोग, जब इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें। अभी इसके नीचे 1 है, अब इसको ऊपर कर दिए, 1/1 माइनस एमपीएस, इसका मतलब ये उल्टा है ना K का। सिंपल उल्टा, किसी नंबर को उल्टा करना होता है क्या करते हैं, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। तो एमपीसी एमपीएस कहाँ है, नीचे है कि नहीं। एमपीएस नीचे होने का मतलब है कि एमपीएस और K के बीच में क्या रहता है, उल्टा रिलेशन। मतलब एमपीएस अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, बस।
ठीक है, मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर द मल्टीप्लायर, और लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, सेविंग जितना कम होगा, सिंपल सी सोचो ना, उतना ज्यादा ना हमारा इनकम मल्टीप्लाई होगा। सोचो, सेविंग जो होगा जितना कम होगा उतना अच्छा है ना इकोनॉमी के लिए, और कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी इकोनॉमी के लिए। सिंपल सी बात है, जो कि आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/1/MPS। ठीक है, माइनस माइनस नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछेगा एमपीएस और के बीच में उल्टा संबंध है। उल्टा का मतलब इनवर्स जो है वो रिलेशन देखने को मिलेगा। अब आते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? एक टर्म है जो कि बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यहां बोला गया, इट इंप्लाइज दैट इफ ऑल द कंज्यूमर इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, then the total volume of saving in that economy will not increase। क्या बोला गया भाई? कि टोटल सेविंग विल आइदर डिक्रीज और रिमेन सेम। मतलब क्या हो गया? पहले 1000 रुपया लोग सेव कर रहे थे, मान लो। अब ना लोग जो है क्या, इफ ऑल द कंज्यूमर इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, कि अगर वो एक तरीके से जो प्रोपोर्शन है सेविंग का वो क्या करें, बोलो, बढ़ा दे। बढ़ाने का मतलब क्या? या तो वो सेम रखें, ठीक है, या तो सेम रखें। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल सेविंग जो लोग पहले से कर रहे थे वो क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या तो रिमेन सेम हो जाएगा। क्या बोला गया? इफ ऑल द कंज्यूमर इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, मतलब सेविंग का प्रोपोर्शन जो है वो एक तरीके से क्या करे, बोलो, अरे भाई पढ़ लो। इफ ऑल द कंज्यूमर, बहुत टेक्निकल चीज है जो कि यहाँ फंसता है बच्चा। इफ ऑल द कंज्यूमर इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेविंग विल नॉट इंक्रीज। सेविंग कभी भी नहीं बढ़ेगा, सेविंग कभी भी नहीं बढ़ेगा। सेविंग ज्यादा कब बढ़ेगा? जब पहले प्रोपोर्शन जितना भी इनकम में खर्च करता था उसको जब वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है तो या तो सेविंग डिक्रीज होगा या तो सेविंग बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो कि याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड और उसके रेमेडी से पहले हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये समझना है पहले कि इसके पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म वो क्या क्या होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? आप देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जितने लोग रोजगार चाह रहे थे उतने लोगों को रोजगार मिल गया। मतलब इन एन इकोनॉमी वेयर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अलोंग विथ अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, कि जितना भी रिसोर्सेस हमारे इकोनॉमी में है अगर उसका इस्तेमाल सही से पूरे किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और उस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या बराबर है। दूसरा देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, इन एन इकोनॉमी व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड विदाउट द फुलर यूटिलाइजेशन, कि इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर है, लेकिन जितने लोगों को नौकरी चाहिए था या जितना रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए था उतना रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं हुआ, उससे कम हुआ। दैट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या होगा? क्या मैंने बोला कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है लेकिन एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं है तो दैट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आया? आगे आते हैं भाई, आगे नेक्स्ट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उन सारे लोगों को काम उस रेट पर मिल रहा है जिस रेट पर वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते हैं ना जो पता नहीं चलता सरकार को। इसका मतलब थोड़ा ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोजगारी है ही नहीं, रहती है लेकिन बहुत कम मात्रा में।
जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट में कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं भाई उन लोगों को काम मिल पा रहा है, खत्म कहानी। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, याद रखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझ के चलना है। क्या है भाई वो देखो, वॉलेंट्री का मतलब, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मींस व्हेन सम पर्सन आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल एट द एग्जिस्टिंग, काम है, क्या बोला गया, काम है लेकिन वो काम करना चाह नहीं रहा है, तो वैसे अनएम्प्लॉयड को या वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री। काम है भाई, इकोनॉमी में काम है, काम कर सकता है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। दूसरा इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मींस व्हेन सम पर्सन आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रिवेलिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उन लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा, काम करना चाह रहे हैं काम ही नहीं है, तो इनवॉलेंट्री। जो लोग काम है लेकिन काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री। जानबूझकर अपने, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं, बेरोजगार नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए अपने 60 घाट, तो कहां से होगा। तो ये बात अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है। देखो जो डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल पूरे में, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। याद रखना कि मैं अभी बेसिक सा कुछ बता रहा हूं कि मैं कल पढ़ाने वाला क्या हूं, ठीक है। डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए। मतलब मान लो मार्केट में 100 पेंसिल की जरूरत है, ठीक है, लेकिन पेंसिल 120 मार्केट में है, मतलब वहां सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम है, इसका मतलब वो कौन सी सिचुएशन है, डेफिसिट डिमांड। एक होता है एक्सेस डिमांड, जो कि समझेंगे कल भी हम लोग। एक्सेस डिमांड का मतलब सिंपल सी बात है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा है, लोग 100 पेंसिल की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में 80 पेंसिल ही है, इसका मतलब क्या, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन वो चीज कम उपलब्ध है। तो याद रखना इसके वजह से क्या, डेफिसिट डिमांड की वजह से कौन सा गैप क्रिएट होता है, डिफ्लेनेसरी गैप, ठीक है। याद रखना कौन होता है भाई, डिफ्लेनेसरी गैप। डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेनेसरी, और एक्सेस डिमांड की वजह से कौन सा गैप क्रिएट होता है, इन्फ्लेनेसरी गैप, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों गैप के डायग्राम, एक ना एक डायग्राम है, हर एग्जाम में आया है, हर एग्जाम में आया है। मतलब या तो इन्फ्लेनेसरी गैप कैसे बनाते हैं वो बनाइए, या फिर आप डिफ्लेनेसरी गैप कैसे बनाते हैं या कैसे होता है इकोनॉमी में, उसके बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए खास करके। और इसमें 3 चीजें भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कैसे इसमें काम करती है इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन भी खराब है इकोनॉमी के लिए। डिफ्लेशन की सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, अगर इकोनॉमी में पैसे की बहुत कमी है भैया, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की कमी है तब भी एक तरीके, मतलब अगर इकोनॉमी में पैसे की कमी है तो कौन सी सिचुएशन है, डिफ्लेशन की। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है तब भी दिक्कत है। तो हमेशा इकोनॉमी में ज्यादा भी पैसा नहीं होना चाहिए, कम भी पैसा नहीं होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि जितनी जरूरत है उतने लोगों को उतनी पैसे हैं इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी सही बैलेंस में चल रहा है। दोनों सिचुएशन खराब है, तो हम लोग दोनों के डायग्राम को समझेंगे, दोनों क्या कारण है, इसे सरकार कैसे ठीक करती है, आरबीआई कैसे ठीक करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कैसे ठीक कर सकते हैं। कौन सा डिफ्लेनेसरी गैप किससे क्रिएट होता है, डेफिसिट डिमांड, मतलब डिमांड की कमी। डिमांड की कमी कब होगी, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा। सबसे पहले कौन सा भाई, देखो सबसे पहले हमने देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता था, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। फिर एक होता था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद एक और होता था एपीएस वाला खेल, एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एस बाई वाई, और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता था, सी बाई वाई, और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता था, 1। एक हमने देखा था फिर कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। बी का मतलब यहां पर क्या था, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम। अब यहाँ पर एक था एस, एस इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी का मतलब, या फिर डायरेक्ट लिख दो माइनस एस ऑटोनोमस प्लस यहाँ पर क्या लिखो एमपी एस और वाई। ठीक है, ये वाई अलग रहेगा। ठीक है, अगर एमपीएस लिख रहे हो तो वाई को कटघरे में खड़ा कर दो, जेल में बंद कर दो, नहीं तो फिर वो आपको तंग जरूर करेगा। ठीक है, हाँ जेल में बंद रखो। अब समझो यहां तक हो गया था। उसके बाद हमने कल देखा था मल्टीप्लायर, कौन सा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई। मैंने बोला था एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वाई का पार्ट ऊपर रहता है और नीचे क्या होगा, डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला होता था के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और दूसरा फॉर्मूला अगर 1 माइनस एमपीसी हो रहा है तो अपने आप ही एमपीएस हो जाएगा। बस इतना फॉर्मूला अगर याद है तो आपका थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में कल्याण हो जाएगा, वरना आप जितना ही पूजा पाठ कर लो कोई बचा नहीं सकता। समझ सकते हो? तो इतना अगर कंप्लीट है, चलें आगे नेक्स्ट। नहीं अच्छी बात है, पूजा पाठ कर रहे हो तो। अब देखो, हाँ हमने एक और पढ़ा था भाई, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशन के ज्यादा होने की वजह से क्रिएट होता है, जो कि एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। हमने यहां तक कंप्लीट कर रखा था, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, आगे आते हैं भाई। सबसे पहला आज का टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड की कमी। मतलब अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड में कमी देखने को मिलेगा। मतलब लोग खर्च करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। अब जब लोग खर्च करने के लिए रेडी ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी में पैसा रिवॉल्व करेगा, नहीं करेगा। और रिवॉल्व नहीं करेगा तो पैसे की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगा, डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन की सिचुएशन, और डिफ्लेशन की वजह से डिफ्लेशनरी गैप जो होगा वो क्रिएट होगा। ठीक है, याद रखना है। मतलब सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी कोरस्पॉन्डिंग, ये जरूर वर्ड मैंने बताया था कल भी, ये जरूर लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डेफिसिट डिमांड। ठीक है, और जब एग्रीगेट डिमांड जब एक तरीके से कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है, इसका मतलब डेफिसिट डिमांड में डिमांड की कमी है। मतलब डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिमांड कम होगा तो एक तरीके से फ्लो ऑफ मनी जो होगा वो उसमें क्या आएगी भाई, फ्लो ऑफ मनी में कमी आएगी। और जब फ्लो ऑफ मनी में कमी आएगी उसके वजह से क्या सिचुएशन निकल के आएगा, डिफ्लेशन अकर्स। ठीक है, और इसकी वजह से गैप जो क्रिएट होगा, द गैप क्रिएटेड, द गैप नोन एज, बस डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डी गैप लिखा तो याद रखना, इसे समझ में आ गया। एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ड्यू टू, क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिसिट डिमांड। जब डेफिसिट डिमांड हो जाता है उसके वजह से इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड इन इकोनॉमी, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी कैन नॉट बी सोल्ड। जो वहां पर इन्वेंट्री भी निकाल के लेके आता था एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर, यहां पर सामान धरा का धरा है, सामान बिक नहीं रहा क्योंकि लोग पैसा खर्चने के लिए रेडी है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया था, इन्वेंट्री ऑफ द प्रोड्यूसर स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड द प्रॉफिट स्टार्ट्स श्रिंकिंग या फिर डिक्रीजिंग विथ अ फॉल इन द प्राइस। तो या तो माल को बेचेगा ही बेचेगा, माल को सड़ाना तो है नहीं, तो वो सस्ता कर देगा दाम को, और जब प्राइस बहुत ज्यादा कम कर देता है तो एक तरह डिफ्लेशन आ जाता है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो दिस रिजल्ट इन द लो इनकम, तो प्रोड्यूसर को लो इनकम होगा, एंड आउटपुट अंडर द एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, एंड आज या फिर नहीं, या फिर इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट रख दो, फुल एम्प्लॉयमेंट मत देखो, जिसके वजह से क्या क्रिएट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को तो काम नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रहा है, तो सामान ही नहीं बनेगा। तो कौन सा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, उनसे जब कम, मतलब 5 लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन लोग काम करने 10 है, काम करने वाले लोग 10 हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग काम कर रहे थे, 10 लोग। यहां पर एक तरीके से कम होगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। दस डेफिसिट डिमांड कॉजेस डिफ्लेशन एंड अंडर द एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डेफिसिट डिमांड क्या क्रिएट कर रहा है भाई, 2 काम, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है और एक डिफ्लेशन। और इकोनॉमी गेट्स ट्रैप्ड इन द लो इनकम इक्विलिब्रियम, और लो इनकम इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी ट्रैप हो जाएगा। अब इसी को एक तरीके से हमें डिटेल में लिखना होता है
जब भी कभी प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिसिट डिमांड आपके पास निकल कर आता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, अब फुल एम्प्लॉयमेंट में इतना था, देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड, एफई का मतलब क्या हो गया, एफई का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एफई का मतलब क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट था भाई। अब मान लो कि अब डिमांड पहले यहां था, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देखो ये सप्लाई का लाइन हमेशा ऊपर जाता है ना वाई का, और वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम किस पर डिपेंड करता है, इनकम हमेशा प्रोड्यूसर का देखते हैं ना कि इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना ज्यादा वो सामान बेचेगा उसके हिसाब से। तो जो नीचे डिमांड जो कम हुआ, डेफिसिट डिमांड हुआ, उसकी वजह से एक और गैप क्रिएट हुआ, एडीआईयू, आईयू का मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहां याद करना कि क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो निकल कर आता है, जिसके वजह से मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को उतना काम नहीं मिल पा रहा, तो इनवॉलंटरी हो गया। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला गैप, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। इसमें जस्ट ऊपर क्या था भाई, कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड था और यहां पर एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट था, और ऊपर एग्रीगेट डिमांड का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, या फिर आप लोग बोल लो उसको इनवॉलंटरी। समझ में आ गया? तो यहां पर समझ के चलना है कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर में रहता है और नीचे आपको ना भैया, वहां पर क्या होता था, कल आप अगर आपने देखा होगा तो एक लाइन था यहां, इसी के ऊपर जो था वो एक और लाइन बनता था भाई, कौन, एडी एई, एई का मतलब हाँ, मतलब एम्प्लॉयमेंट जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं काम का, समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये चीजें डिफरेंस थी दोनों में, जो कि आपको ना लिखने दे। एग्रीगेट डिमांड 1 और 2 भी कर दोगे तो, न्यू या ओल्ड कर दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां बोला गया व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट in the economy, there is a shortfall in the aggregate demand from the level of required to maintain a full employment यहाँ चाहिए भाई, लेकिन अब एक तरीके से involuntary unemployment है, जो कि एक तरीके से डिमांड कम होने की वजह से निकला है, तो उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। अब आ जाओ कॉजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से डिफ्लेशन का जो गैप है वो क्रिएट होता है। तो सबसे पहले है रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन, लोग खर्चा करना क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर रिडक्शन, वहां था इंक्रीमेंट, यहां पर क्या था, रिडक्शन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फर्म इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, सरकार एक तरीके से खर्च को कम कर दी। राइस, इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया, एक्सपोर्ट जो है कम हो गया, ठीक है। वहां पर जस्ट उल्टा था, इंपोर्ट जो था वो कम था और एक्सपोर्ट ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज इन द टैक्स बर्डन, वहां पर लोअर द टैक्स बर्डन, वहां जीएसटी वगैरह कम कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा तो ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, ये सिचुएशन है जो कि आपको समझ के चलना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। कोई 5 जरूर याद रखना है आपको। अब आते हैं भाई कि मेजर्स, क्या बोला गया, मेजर्स फॉर करेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को मेजर करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीका होता है। एक तो सरकार जो है वो चीजों को मैनेज करके चलती है। अगर सिंपल सी बात, अगर यहीं पर एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर डिफ्लेशन गैप क्रिएट हो गया, इस कारण से हुआ, अगर इसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, बस रिडक्शन है वहां इंक्रीज करते जाओ, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं आ रहा है। जैसे अगर लोग खर्चा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, मान लो हो सकता है कि लोग खर्चा नहीं कर रहा, टैक्स बहुत ज्यादा बर्डन है, तो टैक्स इंक्रीज हो गया तो टैक्स डिक्रीज कर दो, तो अपने आप में क्या हो गया। अगर सरकार कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द फिस्कल मेजर, जो फिस्कल पॉलिसी के तहत, और अगर आरबीआई कर रही है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। सिंपल से बात है। तो अगर कभी भी आ गया कि हाउ टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, अगर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो आप इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये चारों चीजें लिखी जा सकती है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, बस दिमाग लगाना है। तो ऐसा नहीं कि उसको भी रटना है, हमें उसको नहीं रटना है, हमें इसे रटना है, इसे याद करना है, इसे समझना है। ये समझ में आ गया तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्यों लॉजिक है, ठीक है।
तो यहाँ देखा हमने कि भाई जो करेक्ट है, अगर एक्सेस डिमांड हो जाता है और डेफिसिट डिमांड हो जाता है, डिमांड की कमी हो जाती है, तो दोनों को करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसी अपनाई जाती है। एक तो बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है भाई, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? सीआरआर, एसएलआर वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करेगी। अब इसी को हम लोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, जो है फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करती है। तो द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड इज टर्म्ड एज फिस्कल पॉलिसी। कि जो सरकार जो प्रक्रिया या फिर बोले एक प्रोसेस, एक तकनीक का इस्तेमाल करती है जिससे एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। एंड द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां पर समझो कि अगर मान लो कि एक्सेस डिमांड है, ठीक है, क्या है? एक्सेस डिमांड है। तो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए टू करेक्ट इसको, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है भाई, अब डिमांड को कम करना है, तो सरकार क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी या घटाएगी? भाई अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, यही चीज है, यही समझना, यहीं पर है लूप होल, यहीं पर हम लोग फंसते हैं। अब दिमाग लगाना है, आप लोग बस फ्लो में बह जाते हो, फ्लो में नहीं बहना है, ठीक है, फ्लो में नहीं बहना है। किसी ने आपको देख के मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार करने लगा या प्यार करने लगे। हाँ, बहुत बड़ा ये जाल है। उसी तरीके से ये भी जाल है, ट्रैप है। तो यहाँ देखो, समझो, यहाँ पर मैं एक आराम से समझा रहा हूं, इधर देखो समझो। मैंने क्या बोला? अगर इकोनॉमी में क्या है? एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड को टू करेक्ट करना है अगर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा भाई? सरकार अपनी खर्चा को क्या करेगी? कम करेगी। क्योंकि खर्चा अगर ज्यादा करेगी सरकार, तो लोगों पर ज्यादा पैसा जाएगा, और फिर ज्यादा खर्चा करेगा, तो फिर तो डिमांड कहाँ कम हो रहा है? डिमांड कम कब होगा? जब लोगों से पैसा खींचा जाएगा। आई बात समझ में? अगर मान लो कि डेफिसिट डिमांड आ गया, ठीक है, डेफिसिट डिमांड आ गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेगी भाई सरकार क्या करेगी? टू करेक्ट करने के लिए सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, बस याद ये रखना है ना, दिमाग ये लगाना कि यार एक्सेस डिमांड की वजह से होता क्या है? होता है इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन का मतलब है पैसा का फ्लो ज्यादा है, उसको कम करेगी सरकार या आरबीआई, सिंपल सी बात है। हम यहाँ सरकार के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट, ठीक है। अब बताओ टैक्स में क्या करेगी? अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है मतलब इन्फ्लेशन है। अभी हमने देखा एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है, और डेफिसिट डिमांड का मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन है। सिंपल सी बात है। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन का मतलब पैसा का कम होना इकोनॉमी में। तो सिंपल सी बात, टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी? टैक्स बढ़ाएगी, सिंपल सी बात है। तो टैक्स क्या हो गया? बढ़ा दी गई, और यहां पर क्या करेगा? टैक्स को कम करेगी, बस यही तो याद रखना है। हाँ, उल्टा क्यों लगेगा? अगर मान लो कि टैक्स बढ़ा दी तो लोग कम गुड्स और सर्विस लेंगे ना, तो अपने आप ही लोगों का खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। और लोगों का खर्चा कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अब लोगों को पैसा तो आ रहा है, लेकिन लोग पहले जैसा खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्स बढ़ा हुआ भाई, सिंपल सी बात है। तो ये बातें याद रखनी है, किसके थ्रू? मॉनेटरी, दो तो जरूर याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी वही तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल से एक लॉजिक याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है? हमारे देश का आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जो कि आरबीआई है। तो एक तरीके से आरबीआई क्या क्या करेगी भाई? दो तरीके का टूल अपनाती है, हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा काम करता है, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब एक तरीके से कम और ज्यादा करेगी डिमांड को बढ़ाने और घटाने में। तो द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट और अ क्रेडिट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। कि आरबीआई जो भी तरीका अपनाती है रेट को कम और ज्यादा करके, ताकि इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है, ठीक है, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं तो डायरेक्ट अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना तो लिखना थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड
बाय इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। खत्म हो, कहां बात हो गई भाई? बस ये चीजें आराम से अपने हिसाब से तुम उसको मोल्ड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, अब यहाँ पर अभी मैं पूछूंगा किसी से, एक बात बताना, ठीक है? बैंक रेट को क्या करना चाहिए सरकार को, मतलब सरकार बोल रहा, आरबीआई को क्या करना चाहिए? एक्सेस डिमांड अगर है इकोनॉमी में तो एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या? इन्फ्लेशन है, सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लेशन जब होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बैंक रेट बढ़ाएंगे। तो मैं याद रखो कि एक्सेस डिमांड जो है, जो ये वाला एक्सेस डिमांड बढ़ाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे? सेल करेंगे कि परचेस करेंगे? क्या करेंगे? परचेस करेंगे। यहां पर परचेस, तो मैं जो येलो में लिख रहा हूं उससे क्या होगा? येलो, उससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, याद रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है? इन्फ्लेशन कंट्रोल समझ में आया? लीगल रिजर्व रेशियो सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी? बढ़ा देगी, ठीक है? सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी? बढ़ा देगी। इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी? ये भी बढ़ा देगी। रेपो रेट बढ़ाएगी लेकिन रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ाएगी लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी? कम, ठीक है? और इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर ये ग्रीन में जो है वो क्या है भाई? डिफ्लेशन कंट्रोल। डिफ्लेशन कब कंट्रोल होता है? इसीलिए देखो ये चैप्टर मनी इन बैंकिंग से लिंक है, तो आपको मनी इन बैंकिंग आना जरूरी है, ठीक है? तो जिन्होंने मनी इन बैंकिंग नहीं देखा वो आप देख सकते हो। तो ग्रीन में जो लिखा है उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो जो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब पैसे की कमी, तो बैंक रेट कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा, ठीक है? या फिर एक तरीके से क्या करेगा? अच्छा एक बात बताओ, इसमें परचेज कैसे करेगा? एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तब एक तरीके से, मान लो, सॉरी परचेज लिख रहा हूं, हाँ ये यहां पर क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? सेल करेगा। किसको कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन। क्यों भाई? कि जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटी को सेल किया गया, हाँ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है? यहाँ पर देखो, समझ रहे हो? तो ये सेल किया मतलब कागज सेल किया और उसके थ्रू क्या हो? पैसा एक तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ पर परचेज करेगा, क्या करेगा? परचेज, परचेज किया तो पैसा मार्केट में दिया, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। उसके बाद सीआरआर एसएलआर क्या करेगा? कम करेगा। उसके बाद रेपो रेट क्या करेगा? घटा देगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? ताकि लोग ज्यादा पैसा, जो बैंक है ज्यादा पैसा, ठीक है? तो समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब ये सब मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तरीका होता है, अलग अलग तरीका। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में पहले मान लो कि 30% मार्जिन रखने के लिए बोला था। अब मान लो कि इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है, मतलब क्या? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसमें क्या करेगी? कम कर देगी भाई इसको, ताकि ज्यादा पैसा का फ्लो बढ़े। और अगर इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएगी तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। लॉजिकल है भाई, लॉजिक से याद रखोगे तब मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा। आगे देखो, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझ के चलना है। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग टू, मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क, इज टर्म्ड एज, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम मिल रहा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब मत निकाल लेना, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मतलब एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है लेकिन एक तरीके से वो पता नहीं होता गवर्नमेंट को, बस यहां तक। ऐसा थोड़ा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, हमारी इकोनॉमी बहुत फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आती है, इसका ये मतलब है बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी है बेरोजगारी, ठीक है? इसका मतलब बिकॉज देयर मे ऑलवेज एग्जिस्ट अ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग जरूर होंगे जो लोग अनएम्प्लॉयड अभी भी हैं, जिनको एक तरीके से काउंट नहीं किया जा रहा है। या सरकार के पास जितना टैक्स आता है क्या वो जेन्युइन टैक्स है? नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। पहला समझ में आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दोनों का टर्म समझना। देखो ये टर्मिनोलॉजी सीधा आता है दो नंबर में, ठीक है? तो वॉलंटरी क्या होगा? इट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल,
एंड आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग, मतलब वो काम करना चाह ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब हाँ एबल है। इसके बाद दूसरा सिचुएशन देखो, इनवॉलंटरी। इट इज अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इवन इफ अ पीपल्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट देयर इज नॉट गेटिंग जॉब। यहाँ पर क्या, यहाँ काम है लेकिन काम करना नहीं चाह रहे, यहाँ पर क्या काम है ही नहीं लेकिन काम करना चाह रहे हैं, दोनों में अंतर है। इनवॉलंटरी में मतलब काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं है, और यहाँ पर काम है लेकिन वो काम करना चाह ही नहीं रहे, दोनों में बेसिक सा फर्क है। इनवॉलंटरी में काम नहीं है और वॉलंटरी में काम है लेकिन काम करना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं या नहीं करते काम, ठीक है, तो इसको देखा जा सकता है। तो ये होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरा कंप्लीट, जो कि आप याद रखना है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। हाँ वेरी गुड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में होगा हम लोग इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुरू करेंगे, देखेंगे जो भी चैप्टर होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हद तक हो चुका है, ठीक है, 7-8 चैप्टर तो हो ही गया होगा इसका, अब जो है वो थोड़ा सा इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत